भारत रत्न महज एक अवार्ड नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा सम्मान है। वह सम्मान जो हर उस व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण और सर्वोच्च सेवाएं दी हों। हालांकि इस अवार्ड को लेकर अक्सर लोगों द्वारा यह भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि भारत रत्न अवार्ड का भी राजनीतिकरण हो चुका है और एक चुनावी गणित में फायदा नुकसान सोच करके ही दिया जाता है। फिर चाहे वह साल 2013 में कांग्रेस सरकार के दौरान मेजर ध्यानचंद की जगह आनंद फानन में सचिन तेंदुलकर को मिला भारत रत्न हो या फिर सालों पहले महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में यह लिखना कि चुनाव जीतने पर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा। अब ये राजनीतिकरण नहीं है तो और क्या है। दरअसल यह सवाल हमने नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद के बेटे पूर्व ओलंपियन अशोक कुमार और आरटीआई एक्टिविस्ट व खेल प्रेमी हेमंत दुबे कई बार उठा चुके हैं। मेजर ध्यानचंद ही नहीं बल्कि देश में ऐसे और भी कई लोग हैं जो न केवल भारत रत्न को डिजर्व करते हैं बल्कि उन्हें यह सम्मान तो काफी पहले मिल जाना चाहिए था। हाल ही में जब भारत रत्न के लिए बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के नाम की घोषणा हुई तो लोगों के दिमाग में यह सवाल एक बार फिर से उठने लगा कि पेंडिंग में चल रहे कई नामों को छोड़ करके यही नाम क्यों? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक लाभ है? और इन्हीं सवालों के बीच निकल करके आए वो नाम जिनके लिए सालों से भारत रत्न के लिए सिफारिश की जा रही है। आज की वीडियो में हम इन्हीं नामों में से 5 नाम चुनकर लेकर के आए हैं जिन्हें वास्तव में भारत रत्न मिलना ही चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। साल 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया भारत रत्न अवार्ड का सम्मान अब तक 49 लोगों को दिया जा चुका है। मंगलवार 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। ठाकुर दिसंबर 1970 से जून 1971 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद वो जून 1977 से अप्रैल 1979 तक दोबारा सीएम बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने नौकरियों में मुंगेरी लाल कमीशन लागू कर गरीबों और पिछड़ों को आरक्षण दिया। बहरहाल यह मुद्दा कि भारत रत्न अवार्ड का राजनीतिकरण हुआ है या नहीं, हम इसकी बात बाद में करेंगे। इससे पहले आइए जानते हैं उन नामों के बारे में जिन्हें यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हम सभी जानते हैं कि भारत रत्न जीवित व्यक्ति को भी दिया जाता है और यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जाता है। तो फिर उन वीरों को क्यों नहीं दिया गया जो इसी भारत की आजादी के लिए शहीद हुए, जिनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया है। सरदार भगत सिंह का संघर्ष और बलिदान एक मिसाल है जो आज भी भारत के बच्चे बच्चे के दिल में देश प्रेम का जज्बा कायम करने के लिए काफी है। देश के लिए बड़े शर्म की बात है कितने सालों के बाद भी किसी सरकार ने उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। क्या इससे बड़ी यह सर्वोच्च सेवा भी हो सकती है देश के लिए जो सरदार भगत सिंह और उनके नेतृत्व में उनके बाकी साथियों सुखदेव व राजगुरु जैसे वीर शहीदों ने किया। न केवल भगत सिंह बल्कि चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कई सारे शहीदों और क्रांतिकारियों के नाम भी आपके ध्यान में होंगे जो वाकई में भारत रत्न डिजर्व करते हैं। हालांकि सरदार भगत सिंह को भारत रत्न से बार बार नजरअंदाज किए जाने पर उनके पोते यादवेंद्र सिंह ने 8 साल पहले ही यह कह दिया था कि शहीद भगत सिंह को अब भारत रत्न देने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें सरकार वैधानिक रूप से शहीद का ही दर्जा दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। अगर भगत सिंह सहित अन्य शहीदों को भारत रत्न देना ही था तो उसी समय दिया जाना चाहिए था जब देश आजाद हुआ था। इसके बजाय अब बेहतर होगा कि भारत पुत्र नाम से कोई भारत रत्न के बराबर बड़े सम्मान की स्थापना कर भगत सिंह के नाम कर दिया जाए। उन्होंने तो दोनों सरकारों की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि भारत रत्न जैसे सम्मान भी अब सरकारी हो गए। जब सत्ता में कांग्रेस रहती है तो अपने लोगों को सम्मानित करती है और जब भाजपा आती है तो अपने लोगों के सम्मान के लिए चुनती है। उन्होंने भगत सिंह को शहीद का आधिकारिक दर्जा दिए जाने में हो रही देरी पर भी खुलासा किया था कि सूचना के अधिकार में जब यह बातें सामने आई कि सरकारी रिकॉर्ड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं है, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार से इस गलती को सुधारने की मांग की गई थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब भाजपा सरकार के सामने भी यही मांग रखी गई है। हास्यास्पद बात यह है कि कुछ सालों पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर शहीद भगत सिंह और उनके शहीद साथियों सुखदेव और राजगुरु को भारत रत्न देने की मांग की थी। साथ ही यह भी रिक्वेस्ट किया कि मोहाली स्थित हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह हवाई अड्डा रखा जाए। मतलब जब सत्ता में थे तो कानों पर जू नहीं रहेंगे और जब ये लगा कि क्रेडिट कहीं दूसरी सरकार न ले ले तो लेटर लिख दिया ताकि कह सके कि मेरे कहने पर सरकार ने ध्यान दिया। वाह रे राजनीति। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि देश के स्कूली पाठ्यक्रमों में चल रही किताबों में गिने चुने शहीदों के बारे में ही पढ़ाया जा रहा है। कुछ बोर्ड के सिलेबस में तो शहीदों को आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित किया जा रहा था। बहरहाल हमें राजनीति से क्या लेना देना। इन शहीदों को भारत रत्न मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है भारत के ग्रेट प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी का, जिनकी आवाज और गायकी के साथ साथ लोगों के बीच बनी उनकी इमेज का भी इतना सम्मान है कि लोग औपचारिकतावश भले उनका नाम ले लें, वरना जुबान से बस रफी साहब ही निकलता है। केवल उनके काम की ही बात करें तो 40 के दशक से लेकर उनके निधन के बाद भी यानी 80 के दशक में भी उनके एक से बढ़कर एक गाने आए थे। किसी भी तरह के गाने, चाहे क्लासिकल हो, भजन हो, कव्वाली हो, रोमांटिक हो, कॉमेडी हो, सैड हो या फिर देशभक्ति के हों,
सब में उन्होंने दशकों तक राज किया। इतने लंबे समय तक फिल्मी गानों के जरिए पूरे देश का मनोरंजन करना, वह भी आज तक हर एक अवसर पर, कोई छोटी बात नहीं है। रफी साहब की आवाज की खासियत भी सबसे अलग थी, जो किसी भी उम्र पर किसी भी चेहरे पे बड़े आसानी से फिट हो जाया करती थी। असल मायनों में प्लेबैक सिंगिंग को विस्तार देने का काम भी रफी साहब ने किया था। बेशक प्लेबैक सिंगिंग के शुरुआती नामों में महान गायक मुकेश जी का नाम भी आता है, लेकिन जितने मोड रफी साहब ने गाए उतने किसी ने भी नहीं गाए। उसी दौर के एक और महान गायक मन्ना डे का भी मानना था कि जो रफी साहब कर सकते थे वो कोई भी नहीं कर सकता था। उन्हें भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। मन्ना डे ही नहीं, एक दो संगीतकारों को छोड़ दे तो उस दौर की सभी फिल्मी हस्तियां मानती थी कि रफी साहब बेस्ट प्लेबैक सिंगर थे, जिनके आसपास कोई भी नहीं पहुंच सका। रफी साहब को भारत रत्न मिले, इसे लेकर सालों से उनके चाहने वालों ने मुहिम चलाई हुई है और लगातार इसे लेकर कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। न केवल रफी साहब बल्कि एक और ग्रेट प्लेबैक सिंगर को लेकर भारत रत्न की मुहिम चलाई जा रही है और इसमें कोई डाउट नहीं कि वो भी इस सम्मान को डिजर्व करते हैं। दरअसल रफी साहब ही नहीं बल्कि आगे चलकर हर फन मौला कलाकार महान गायक किशोर कुमार ने भी वही लोकप्रियता पाई। हर फन मौला इसलिए क्योंकि किशोर दा न केवल प्लेबैक सिंगर के तौर पर बरसों तक राज करते रहे, बल्कि एक्टिंग में भी अपना लोहा मनवाया। इतना ही नहीं, बतौर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के अलावा लिरिसिस्ट और कंपोजर के तौर पर भी किशोर दा ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। सबसे बड़ी बात की जब लता मंगेशकर जी को यह सम्मान उनके जीते जी साल 2001 में ही दिया गया, इतने सालों बाद भी उनके समकालीन उतना ही योगदान देने वाले इन गायकों को क्यों नहीं? हो सकता है सरकारों के सामने यह समस्या आती हो कि किसी एक को सम्मानित करेंगे तो दूसरे को भी करना होगा, तो परेशानी क्या है दोनों को सम्मान देने में? एक साल के अंतर पे दे सकते थे, एक साथ भी दे सकते थे। रही बात राजनीतिक फायदे की तो भी मिल जाता। बहरहाल हम तो दोनों ही लीजेंड्स के फैन हैं, दोनों को यह सम्मान समय रहते मिल जाए, इससे खुशी की बात भला और क्या हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि एक्टर और सिंगर के एल सहगल जी को चाहने वाली पीढ़ी की तरह यह पीढ़ी भी दुनिया से रुखसत हो जाए और भारत रत्न को डिजर्व करने वाले इन ग्रेट सिंगर्स की जगह या सम्मान इनसे पहले किसी नए सिंगर को मिल जाए, ठीक वैसे ही जैसे खिलाड़ियों को लेकर के हुआ। कुछ सालों पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश ने यह आवाज उठाई थी कि कपिल देव को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। डोडा गणेश ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लोग ये अच्छे से जानते हैं कि 1983 वर्ल्ड कप की खिताबी जीत ने ही मास्टर ब्लास्टर को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया था और सचिन तेंदुलकर ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डोडा गणेश का कहना है कि 1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव खिताबी जीत में भारत के अहम खिलाड़ी थे, इस कारण उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि कपिल देव की गिनती भारतीय क्रिकेट इतिहास में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट इतिहास के भी महान ऑलराउंडर्स में होती है। अब इसमें कोई डाउट नहीं कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न के हकदार थे और उन्हें मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। इसे देने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी गई थी। बेहतर होता है अवार्ड अगर क्रिकेट के लिए ही देना था तो पहले कपिल देव को मिलना चाहिए था। सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड पहले क्यों मिला, इसे आप मेजर ध्यानचंद के पुत्र और पूर्व ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार के पुराने इंटरव्यू से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने 12 जुलाई 2013 को तत्कालीन खेल मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलकर भारत रत्न ध्यानचंद को दिए जाने की मांग के साथ ध्यानचंद जी का एक बायोडाटा सौंपा, जिस पर खेल मंत्री से लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक की सहमति रही। खास बात किसके बाद अनौपचारिक रूप से अशोक कुमार को कहा गया कि ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा कुछ ही माह में ही कर दी जाएगी, लेकिन बाद में पासा ही पलट गया। दरअसल इसी दौरान सचिन को भारत रत्न देने का डिसीजन लिया गया। सारी औपचारिकता भी पूरी कर ली गई। इधर 14 नवंबर 2013 से वेस्टइंडीज के खिलाफ सचिन का विदाई टेस्ट शुरू हुआ। अगले 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने सचिन की फाइल को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेज दिया, जिसे उन्होंने तत्काल मंजूरी भी दे दी और 16 नवंबर को मैच खत्म होने से पहले ही सचिन को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई। अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि सालों से कैंपियंस, धरना प्रदर्शन और लेटर के बावजूद मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न के नाम पर अवॉइड किया गया। कपिल देव जैसे दिग्गजों पर सरकार की नजरें नहीं गई, लेकिन सचिन तेंदुलकर के लिए सिर्फ इसलिए कि ध्यानचंद और कपिल देव बीते दौर के हो चुके थे और सचिन मौजूदा लोकप्रिय खिलाड़ी थे जिससे चुनावी गणित में फायदा मिलता। उन दोनों यही चर्चा हर तरफ थी। खैर, सचिन को भारत रत्न मिला, इसे किसी को गुरेज नहीं, लेकिन इतने सालों बाद भी सरकार को कपिल देव की सुध नहीं आई, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। इस लिस्ट में एक नाम है भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का, जिन्हें भी भारत रत्न देने की मुहिम सालों से चल रही है। सोशल मीडिया पर भी आए दिन आवाज उठती रहती है कि भारत रत्न के लिए रतन टाटा सबसे डिजर्विंग पर्सन है। इस दिग्गज उद्योगपति को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग कई बार उठ चुकी है। साल 2021 की शुरुआत में रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर ट्विटर पर भारत रत्न फॉर रतन टाटा हैशटैग के साथ एक अभियान चलाया गया था। हालांकि तब रतन टाटा ने लोगों से इस कैंपेन को बंद करने की मांग करते हुए कहा था कि वो एक भारतीय होने पर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। उनके लिए भारतीय होना ही भारत रत्न अवार्ड से
कम नहीं है। वहीं लोगों का मानना यह है कि रतन टाटा भारत रत्न के असली हकदार हैं और उन्हें काफी पहले ही यह सम्मान मिल जाना चाहिए था। हालांकि देश में अब तक केवल एक ही उद्योगपति को भारत रत्न से नवाजा गया है और वो रतन टाटा के ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वो शख्स हैं जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, यानी JRD टाटा। उन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। JRD टाटा 53 साल तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। JRD ने सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में यानी 1938 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला था और वो इस पद पर 1991 तक बने रहे, जिसके बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी और 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। रतन टाटा को साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी। इसके अलावा दिसंबर 2022 में YSR कांग्रेस पार्टी के सांसद रघु रामकृष्ण राजू ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की थी, जिसमें लिखा गया था कि इस धरती पर कई अरबपति पैदा होंगे, लेकिन जो लोग स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं वही रतन टाटा जैसे लोग। खास बात की रतन टाटा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की मांग जिस दिन की गई थी उस दिन उनका जन्मदिन था और 85 वर्ष के हुए थे। इस लेटर के 2 महीने पहले ही यानी अक्टूबर 2022 में रतन टाटा को परोपकार के क्षेत्र में काम के लिए RSS से जुड़े सेवा भारती द्वारा सेवा रत्न से सम्मानित किया गया था। इस लिस्ट में भारत रत्न के लिए अब जो नाम हम लेने वाले हैं, हमें यकीन है कि उस नाम से शायद ही किसी को इनकार होगा। वो नाम जिसने भगवान राम की कथा व उनके चरित्र को घर घर पहुंचाया, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में श्री राम के प्रति भावनाओं और भक्ति को जागृत करने के लिए रामायण जैसा आध्यात्मिक धारावाहिक बनाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम कालजयी धारावाहिक रामायण को बनाने वाले डायरेक्टर रामानंद सागर की बात कर रहे हैं, जिन्हें भारत रत्न देने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। साल 2020 में स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से सरकार से मांग की थी कि रामानंद सागर को रामायण निर्देशन के क्षेत्र में भारत रत्न का सम्मान दिया जाए। उन्होंने इसके लिए उदाहरण भी दिया था कि जब 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुंबई में सचिन तेंदुलकर का अंतिम मैच देखने के बाद 4 घंटे में भारत रत्न सम्मान की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा करवा सकते हैं, तो 40 सालों में रामानंद सागर जी को इतनी बढ़िया बेहतरीन रामायण जो समाज को आपसी प्रेम सद्भावना, एक पुत्र को कैसे रहना चाहिए, एक पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस तरह के भगवान श्री राम के चरित्र का निरूपण करने वाले, चित्रण करने वाले रामानंद सागर जी को भारत रत्न सम्मान 40 वर्षों में क्यों नहीं मिला। दोस्तों, रामायण धारावाहिक में ये रामानंद सागर के डायरेक्शन का ही कमाल है कि जब लॉकडाउन के दौरान उसका प्रसारण हुआ तो लोगों के बीच इसका वही क्रेज देखने को मिला जो साल 1987 में पहली बार प्रसारण होने पर हुआ करता था। यहाँ तक कि इसके एक एपिसोड को तो इतना देखा गया कि इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वो एपिसोड था लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध। इस एपिसोड को 77.7 मिलियन यानी 7.7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। साथ ही इस एपिसोड ने सबसे ज्यादा व्यूअरशिप के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। रामायण की लोकप्रियता ही इकलौती वजह नहीं है कि रामानंद सागर को भारत रत्न दिया जाए। दरअसल एक धारावाहिक के रूप में रामायण जैसे महाकाव्य को बनाना और उससे पहले इसकी मंजूरी पाना किसी फिल्म मेकर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। रामानंद सागर न केवल इस पर खरे उतरे बल्कि रामायण को पूरी तरह से जीवंत कर दिया। जिस शिद्दत और जुनून से उन्होंने एक एक घटना को प्रस्तुत किया वो अभी सीमित संसाधनों में क्या तक कोई कर पाया है। कितनी रिसर्च और कितना समर्पण, यह रामानंद सागर का ही कमाल है कि आज भी हम रामायण के किसी भी चरित्र के नाम को या किसी भी प्रसंग को सुनते हैं तो धारावाहिक के एक्टर्स और सीन्स ही आंखों के सामने आ जाते हैं। देखा जाए तो माइथोलॉजिकल सीरियल्स के लिए रास्ता दिखाने वाले भी रामानंद सागर ही हैं, जो रामायण की कामयाबी के बाद से लेकर आज तक ऐसे सोच बनते चले आ रहे हैं। लगभग 500 सालों बाद जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आयोजन में उसी रामायण के राम, सीता और लक्ष्मण को बुलाया गया। रामानंद सागर को भारत रत्न मिले उसके लिए सब वजहें बहुत ही कम है, ऐसी सैकड़ों वजहें गिनाई जा सकती हैं। दोस्तों, भारत रत्न को डिजर्व करने वाले नाम की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें बहुत से नाम हर किसी को पसंद भी आ सकते हैं और नहीं भी। लेकिन अब तक जिन्हें भारत रत्न मिल चुके हैं, क्या आप उन सभी नामों से संतुष्ट हैं? आप उन नामों की अगर लिस्ट निकालोगे तो आप अपने आप से सवाल करेंगे कि अगर इन्हें मिला तो फिर इनको क्यों नहीं मिला। वहीं अगर फिल्म इंडस्ट्री को भी कला के क्षेत्र में बराबरी का दर्जा मिला होता तो भारत रत्न के लिए फिल्म इंडस्ट्री के 3 स्तंभ कहे जाने वाले कलाकार राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद का नाम भी भारत रत्न के लिए डिजर्व करता है। ये कुछ ऐसे नाम है जिन्हें दूसरे देशों में बुलाकर वहाँ के सबसे बड़े अवार्ड तो दिए जा चुके हैं, लेकिन भारत में ये सारे दिग्गज अभी तक के सम्मान से वंचित हैं। अब तक जिन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उसके पीछे कोई राजनीति है या नहीं, इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन देखा जाए तो सभी ही उसे डिजर्व करते हैं, भले ही किसी को जल्दी मिला या किसी को मिलने में देरी हुई। अंत में हम यही कहेंगे कि सरकार चाहती तो शायद इन नामों को इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, और सरकार चाहे तो भी कोई देरी नहीं हुई है। जब लगभग 500 सालों बाद राम मंदिर को न्याय दिलाया जा सकता है तो इन नामों को क्यों नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है और कौन से वो नाम है जो भारत रत्न डिजर्व करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, शायद आपकी बात सरकार तक पहुंच जाए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके यह भी बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।